आप सभी का अपनी मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है पिछले हम 4 वीडियो में जो कक्षा 9 के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी के सभी जो है चैप्टर का जो है बहुविकल्पीय पे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। कक्षा 9 में जो हमें कुल बायोलॉजी के कुल 4 ही चैप्टर दिए हैं। अब आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 10 के जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें हम जो है बायोलॉजी के जितने भी 3 या 4 चैप्टर हैं उनको हम प्रत्येक प्रत्येक चैप्टर को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए जो है आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो है बायोलॉजी का जो है जीव पराक्रम का जो है चैप्टर आज हम अध्ययन इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है हम बायोलॉजी के जो है हमारा छठा चैप्टर है जो जीव पराक्रम, मतलब छठा चैप्टर है ये। मतलब ये पहले केमिस्ट्री दिया गया, उसके बाद बायोलॉजी दिया गया है, जिसमें 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। छठा चैप्टर जो हमारा बायोलॉजी से स्टार्ट है। तो हमारा आज का चैप्टर जो है बायोलॉजी का जीव पराक्रम है। तो इसी पर जो है आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम जो आज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी का कक्षा 10 का जो है हम मतलब कक्षा 10 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि कौन-सा क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। मतलब हमें बताना है कि सर आप बताइए कि इसमें कौन-सा जो है कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। तो इसमें पहला प्रश्न विकल्प दिया गया है कि वह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया कि वह कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में भंडारित करता है। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल देता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है कि वह आहार श्रृंखला में पृथक स्वरूपी स्तर जो है बनाते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन क्या सही है कि वह कौन सा कथन है जो स्वपोषी नहीं है। तो इसमें जो है ए और बी और डी जो है ये स्वपोषी कथन है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी जो है ये स्वपोषी जीव नहीं है। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल देता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जीवों के किसी वर्गों में किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही जो है पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है कि मशरूम, हरे पौधे, अमीबा जो है ये हरे जैसे इसमें दिया गया है कि जीव जीव जो है खाद्य पदार्थों के शरीर के बाहर ही पचाकर उनका अवशोषण कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया, मशरूम, हरे पौधे और अमीबा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया कि ईस्ट मशरूम, ब्रेड और ब्रेड की फफूंद। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया, पैरामीशियम, अमीबा देखो अमरबेल। उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन क्या दिया गया कि अमरबेल जू देखो फीता क्रीम। तो इसमें जो हमारा जियो जियो को जो जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर जो उनका शोषण कर लेते हैं, ये जो है ईस्ट मशरूम और ब्रेड की फफूंद है, जो ये शरीर के बाहर ही जो है ये मतलब पदार्थों को बाहर ही पचा ले अवशोषण कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है दिया गया है, इसमें सही कथन जो है चुनिए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि देखो विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। मतलब विषमपोषी प्राणी जो होते हैं अपने भोजन का जो है स्वयं संश्लेषित नहीं करते। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के तौर पर जो सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया कि विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का जो संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया गया है कि विषमपोषी प्राणी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेटों में बदलने में समर्थ होते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, सही कथन चुनिए। तो जो विषमपोषी प्राणी जो अपने भोजन का संश्लेषण जो है स्वयं नहीं कर पाते। तो हमारा ऑप्शन जो हमारा सही है, ये हमारा ऑप्शन पहला सही है, और बाकी जो बी और सी और डी जो है ये हमारा गलत है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मानव के आहार नाल में विभिन्न भागों का सही क्रम बताइए। मतलब मानव के जो आहार, मतलब जो हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है। तो वही दिया कि मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों में सही क्रम कौन सा है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया है कि मुख्य आमाशय। देखो मुख्य आमाशय छोटी आंत सबसे पहले मुख में जाता है, उसके बाद आमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद ग्रासिका में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है,
ये पहला ऑप्शन दिया है। उसके बाद बी जो दिया गया है कि सबसे पहले मुख में जाता है, कि ग्रासिका में जाता है, कि अमाशय में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, कि छोटी आंत में जाता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है कि मुख में पहले जाता है, फिर अमाशय में जाता है, फिर ग्रासिका में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, कि बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद अगला दिया गया है कि सबसे पहले मुख में हम लेते हैं भोजन को, उसके बाद ग्रासिका में लेते हैं, कि अमाशय, उसके बाद अमाशय में जाता है, कि छोटी आंत में जाता है, कि बड़ी आंत में जाता है। तो इसमें जो हम विकल्प जो हमें चुनना है कि हमारा भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है, तो ये आपको बता देना चाहते हैं, जब हम अपना आहार करते हैं तो सबसे पहले मुख में जाता है, उसके मुख में जाने के बाद फिर ग्रासिका में जाएगा, यहाँ पर जाएगा। उसके बाद अमाशय में जाएगा भोजन, वहाँ से फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही है ये डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्या दिया गया है कि यदि यहाँ पर क्या दिया गया, यदि लार लार में लार देखो एमाइलेज की कमी हो, मतलब लार में लार एमाइलेज की कमी हो, तब मुख गुहा में कौन सी घटनाएं प्रभावित होती है। तो हमें ऑप्शन दिया गया कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटित होना, कि स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, कि वसाओं में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में विघटित होना, कि विटामिन का अवशोषण होना। जब लार में एमाइलेज की कमी होती है तो जो है स्टार्च का शर्करा में विघटित होना होता है, स्टार्च का जो है शर्करा में विघटित होना होता है। तो ये घटनाएं जो मुख गुहा में ये घटनाएं प्रभावित होती हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अमाशय का देखो स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। तो सही वाक्य चुनिए। तो इसमें क्या दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया पेप्सिन दिया गया, दूसरा ऑप्शन दिया गया श्लेष्मा दिया गया, तीसरा दिया गया लार एमाइलेज दिया गया, उसके बाद पित्तरस दिया गया। तो इसमें क्या दिया गया कि अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित रहता है। तो अमाशय देखो यहाँ पर दिया, अमाशय की आंतरिक परत जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से म्यूकस द्वारा जो सुरक्षित रहती है, ये जो है हमारा स्लेमा के द्वारा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो सही है ये सी ऑप्शन सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत में जो यकृत से पित्त रस का प्राप्त करता है। तो इसमें दिया गया पहला अमाशय दिया गया, उसके बाद छोटी आंत दिया गया, उसके बाद बड़ी आंत दिया गया, उसके बाद जो अगला अगला ऑप्शन ग्रासिका दिया गया। तो इसमें हमें बताना है कि आहार नाल में कौन सा भाग जो है यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है। तो इसमें हमें बताना है कि यकृत से पित्तरस का निर्माण जो है हमारी छोटी आंत करती है। यहाँ पर दिया गया देखो पित्तरस की थैली थैली से देखो देखो अग्नाशयी नलिका के माध्यम से जो है छोटी आंत में जाता है। मतलब जो आहार नाल जो होता है ये पित्त जो होता है ये पित्ताशय की थैली से होकर जो है ये अग्नाशयी नलिका के माध्यम से जो है ये छोटी आंत में जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आयोडीन घोल की कुछ बूंद जो है चावल के पानी में डाल दी गई है तो चावल का पानी नीले काले जो है रंग का हो जाता है। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या होता है। अब ऑप्शन दिया गया कि जटिल प्रोटीन का होना, कि सरल प्रोटीन का होना, कि वसाएं अधिक होती हैं, कि स्टार्च होता है। तो इसमें जब देखो आयोडीन का घोल जो है आयोडीन का घोल कुछ बूंद चावल के पानी में डाल दिया जाता है तो इसमें जो है पानी जो नीले काले रंग की हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि उसमें स्टार्च की मात्रा है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि आहार नाल में किस भाग में भोजन भोजन अंतिम रूप से पचता है। मतलब आहार नाल के किस भाग में भोजन सबसे लास्ट भाग में पचता है। तो इसमें क्या दिया गया अमाशय में पचता है, सबसे लास्ट भाग में पचता है, कि मुख गुहा में होता है। मुख गुहा में होगा नहीं क्योंकि मुख गुहा यही है। उसके बाद देखो बृहदांत मतलब बड़ी आंत दिया गया, उसके बाद दिया है छोटी आंत दिया गया। तो अमाशय का जो है आहार नाल के किस भाग का भोजन अंतिम रूप में पचाता है। तो छोटी आंत जो है भोजन का अंतिम भाग है जहाँ भोजन का पचना होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है 10वां नंबर कि अग्नाशय देखो अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन सा है। अब यहाँ पर दिया गया पहला देखो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देती है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट मतलब लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद ट्रिप्सिन जो है पाइसुभूत वसाओं में पचा देती है और लाइपेज प्रोटीन को। अब अगला दिया गया है कि ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देती है। उसके बाद अगला दिया गया है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन में पचा देती है और लाइपेज देखो पाइसुभूत वसाओं में होता है। तो अग्नाशय रस का कार्य होता है ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देती है तथा उसके बाद लाइपेज पाइसुभूत वसाओं को जो है
भी पचा देती है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि चूने के पानी में भरी देखो प्रणाली में जब जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण देखो दुधिया हो जाता है। तो इसमें दिया गया है कि ऑक्सीजन के कारण होता है दुधिया, कि कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है, कि नाइट्रोजन के कारण होता है, कि जल वाष्प के द्वारा होता है। देखो जब हम चूने के पानी में हम प्रणाली में मुंह लगाकर फूकते हैं, जब हमारे मुंह से कोई हवा निकलता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट गैस उसमें जब जाता है तो उसका रंग जो है होने का दुधिया हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा है कि देखो 12 नंबर कि ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या है, मतलब ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं में सही क्रम क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज ग्लूकोज कोशिका द्रव में बदल कर जिसको पाइरूवेट में ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में होता है, उसके बाद जो पाइरूवेट जो है इथेनॉल इथेनॉल में बदल जाता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज कोशिका द्रव की उपस्थिति में पाइरूवेट होता है, उसके पाइरूवेट जो होते हैं कोशिका द्रव की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया गया है कि ग्लूकोज जो कोशिका द्रव की उपस्थिति में पाइरूवेट बनाता है, उसके बाद पाइरूवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनाता है। अब अगला क्या दिया गया अगला ऑप्शन कि ग्लूकोज कोशिका द्रव की उपस्थिति में पाइरूवेट बनाता है, पाइरूवेट की उपस्थिति देखो पाइरूवेट कोशिका द्रव की उपस्थिति में जो है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होता है ईस्ट में अवयवीय क्रियाओं का सही क्रम जो हमारा सही है डी ऑप्शन सही है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव की उपस्थिति में पाइरूवेट बनाता है तथा पाइरूवेट कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पर देखो यहाँ था ईस्ट में अवायवीय, अब यहाँ पर दिया गया कि वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिसमें दिया दिया गया है कि पहला कि ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में पाइरूवेट बनाता है, पाइरूवेट जो कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस मतलब मतलब जल प्लस ऊर्जा ऊर्जा बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ग्लूकोज ग्लूकोज जो कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में पाइरूवेट बनाता है, पाइरूवेट जो माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा बनाता है। उसके बाद अगला दिया गया है ग्लूकोज कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में पाइरूवेट बनाता है, पाइरूवेट ऊर्जा की उपस्थिति पाइरूवेट में ऊर्जा जब मिलाया जाता है ऊर्जा ऊर्जा के साथ माइटोकॉन्ड्रिया से क्रिया कराने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में पाइरूवेट प्लस ऊर्जा की ऊर्जा ऊर्जा बनता है तथा ऊर्जा के पाइरूवेट तथा ऊर्जा में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा बनता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या अवायवीय संश्लेषण संबंधित है। तो ये हमारा सही है बी नंबर की ग्लूकोज कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ पर दिया गया देखो अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाता है। मतलब जब अंतः श्वसन लेते हैं तो पसलियाँ हमारा जो तो भीतर की तरफ हो जाती हैं। उसके बाद अगला दिया गया है अगला ऑप्शन कि कोशिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है अर्थात कोशिकाओं की वायु की ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुँच जाती है और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर जो है कोशिकाओं की वायु में चली जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति जो अधिक बंधुता होती है। उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन है कि कोशिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल जो है वो उपलब्ध होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है श्वसन से संबंधित जो हमारा दूसरा दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। मतलब कोशिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है और होता है अर्थात कोशिकाओं की वायु की ऑक्सीजन की विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड में विसरित होकर जो है कोशिकाओं वायु में चली जाती है। उसके बाद डी ऑप्शन कोशिकाओं के कारण गैसों के ये विनिमय के लिए देखो अधिक सतही क्षेत्रफल होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग क्या है। मतलब जब हम अंतः श्वसन लेते हैं तो वायु प्रवाह का जो सही मार्ग क्या है।
इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि नासा द्वार से होकर कंठ में जाता है, कंठ से ग्रासनी में जाता है, ग्रासनी में श्वसननली में जाता है, श्वसननली से फेफड़े में जाता है। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन दिया है कि नासा मार्ग से नासा द्वार में जाता है, नासा द्वार से श्वासनली में जाता है, श्वासनली से ग्रासनली में जाता है, ग्रासनली से जो कंठ कुहकाओं में जाता है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया है, देखो कंठ से नासा द्वार में जाता है, नासा द्वार से ग्रसनली में जाता है, ग्रसनली से तो फेफड़े में जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा दिया गया है कि देखो नासा द्वार से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वासनली, श्वासनली से जो है कोपकाय में जाता है। तो जैसे अंतः श्वसन के दौरान जो वायु प्रवाह का सही मार्ग जो है हमारा डी ऑप्शन सही है कि सबसे पहले नासा द्वार में जाता है, नासा द्वार से जो ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी में से कंठ में जाता है, कंठ से जो है श्वासनली में जाता है, श्वासनली से कोपिकाओं में जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 16 नंबर कि देखो श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है, मतलब हम सांस लेते हैं तो गैसों का जो विनिमय होता है वो कहाँ पर होता है। इसमें दिया गया देखो श्वासनली और कंठ में दिया गया, दूसरा दिया गया फेफड़ों की कोशिकाओं में दिया गया, उसके बाद सी ऑप्शन जो दिया कोशिकाओं और गले में दिया गया, उसके बाद अगला ऑप्शन है गले और कंठ में दिया गया। तो देखो श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय जो होता है ये फेफड़ों की कोशिकाओं में होता है, मतलब श्वसन जब लेते हैं उसका विनिमय जो फेफड़ों की कोशिकाओं में होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्या है कि हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन से मतलब कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर दिया गया देखो बायां अलिंद और शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि दायां अलिंद जो फेफड़ों के बी ऑक्सीजन रुधिर प्राप्त करता है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है देखो दायां निलय जो ऑक्सीजन रुधिर के शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, जबकि जो है दायां निलय बी ऑक्सीजन रुधिर को फेफड़े में पंप करता है। अगला ऑप्शन क्या है कि दाएं अलिंद में ऑक्सीजन रहित मतलब ऑक्सीजन जनित रुधिर दाएं नीले में चला जाता है, जो रुधिर को जो है शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है कि दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में भी देखो ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि जो है दायां निलय जो है ऑक्सीजन के रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है दूसरा और चौथा सही है कि बायां निलय जो होता है ऑक्सीजन जनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, जबकि दायां निलय जो होता है बी ऑक्सीजन जनित रुधिर को फेफड़ों में पंप करता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन ये वाला सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या 18 नंबर कि संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जो है संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशाओं में बहने से रोकती है। मतलब संकुचन के दौरान जो है हमारा जो है कौन सी संरचना हृदय के विभिन्न रुधिर को वापस विपरीत दिशाओं में बहने से रोकता है। अब यहाँ पर दिया गया है पहला कि हृदय के भीतर जो स्थित कपाट होता है, नीले की मोटी पेशियाँ भित्तियाँ होती हैं, अगला दिया गया अलिंदों की पतली भित्तियाँ होती हैं, उसके बाद डी ऑप्शन हमारा दिया उपरोक्त सभी। तो इसमें संकुचन के दौरान जो निम्नलिखित में से कौन सा जो संरचना हृदय के विभिन्न रुधिर वापस विपरीत दिशाओं में बहने से रोकती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है ये सही है, हृदय के विपरीत जो हृदय के भीतर स्थित कपाट होता है। अब अगला क्वेश्चन सही है कि एकल परिसंचरण अर्थात शरीर से होकर एक चक्र के दौरान जो है हृदय के अब देखो हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है कि एकल परिसंचरण अर्थात शरीर से होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय से होकर जो केवल एक बार प्रभावित होना अर्थात निम्नलिखित में से किन में से पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर दिया गया है क्या पहला ऑप्शन कि लेवियो कैमिलियन सैलामेंडर के द्वारा, कि हिप्पोकैम्पस या एक्जोसाइट एनाबेस के द्वारा। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है कि हाइलारना डेट्रो के द्वारा तथा व्हेल डॉल्फिन या कछुए के द्वारा होता है। अब देखो 19 का जो है एकल परिसंचरण तंत्र शरीर से होकर एक चक्र के दौरान रुधिर के हृदय में होकर केवल एक ही बार प्रभावित होता है। तो देखो हिप्पोकैम्पस में होता है ये घटना, हिप्पोकैम्पस तथा एनाबेस में होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कशेरुकी समूह जो समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में जो पंप नहीं करता। इसमें ऑप्शन हमारा क्या दिया गया पहला ऑप्शन कि पिसीज और एम्फीबिया के द्वारा दिया गया, दूसरा दिया कि एम्फीबिया और सरीसृप के द्वारा दिया गया,
तीसरा ऑप्शन दिया है केवल देखो एम्फीबियन प्राणी के द्वारा दिया गया। और उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया हमारा केवल जो है देखो केवल पिसीज के द्वारा। तो इसमें जो कशेरुकी समूह या समूहों में हृदय देखो ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। तो ये जो हमारा केवल पिसीज में होता है ये घटना है, और बाकी ऑप्शन में जो है होता है। इसमें केवल पिसीज में नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्या है कि धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। इसमें दिया गया पहला ऑप्शन दिया गया कि इनकी भित्तियां जो मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये विभिन्न विभिन्न अंगों में रुधिर देखो एकत्रित करके वापस हृदय से पहुंचती है। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है कि इनकी भित्तियां पतली होती है और इनमें भी इनके भीतर जो कपाट होता है, इनमें रुधिर दाब जो है रुधिर कम दाब के साथ बहता है और रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। उसके बाद सी ऑप्शन सही क्या है कि इनकी भित्तियां जो मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता रहता है और ये रुधिर से हृदय में ले जाती है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। उसके बाद डी ऑप्शन क्या सही है, मतलब क्या है कि इनकी भित्तियां जो होती मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता रहता है और रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। तो इसमें दिया गया था क्या कि धमनियां का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि इनमें भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 22 नंबर कि वृक्क की देखो निस्यंदन इकाइयों को कहते हैं, मतलब वृक्क के निस्यंदक इकाई को क्या कहते हैं, मूत्र नली कहते हैं कि मूत्र मार्ग कहते हैं कि न्यूरॉन कहते हैं कि नेफ्रॉन कहते हैं। तो वृक्क की निस्यंदन इकाई जो होता है हम इसे नेफ्रॉन को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जो कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन दिया गया जल से प्राप्त होती है कि क्लोरोफिल के द्वारा प्राप्त होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्राप्त होती है, ग्लूकोज के द्वारा प्राप्त होती है। तो हम ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है होने वाली ऑक्सीजन ये जल से प्राप्त होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर कि ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर की किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, मतलब ऊतकों से बाहर आने वाली रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है या जल की मात्रा हो जाती है या हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो जाती है या ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इसमें जो ऊतकों से बाहर आने वाली रुधिर की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दिया गया है कि देखो जीव समय के साथ वृद्धि करते रहते हैं या जीव जो होते हैं जीव जो अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए, या कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है या जो ऊर्जा जो प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो इसमें हमारा ये पहला नंबर जो होता है जीव समय के साथ वृद्धि करते रहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद दिया गया ऊर्जा जो होता है जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, ये भी सही है। ये हमारा सी नंबर जो है हमारा सी नंबर गलत है कि कोशिकाओं में अणुओं की गति जो नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि स्वपोषी जो होते स्वपोषी में निश्चित रहने वाली जो आंतरिक कोशिकाएं ऊर्जा किस रूप में होती हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज के रूप में होती हैं या प्रोटीन के रूप में होती हैं, स्टार्च के रूप में होती हैं या वसा अम्ल के रूप में होती हैं। तो स्वपोषी जो है निश्चित रहने वाली जो आंतरिक कोशिकीय जो ऊर्जा के रूप में जो होती है ये स्टार्च के रूप में होती हैं। अब 27वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरण में कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो समीकरण माना जाता है। अब देखो इसमें दिया गया देखो सिक्स CO2 प्लस 12H2O किस जो है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण जो बनाता है वो हमारा सी ऑप्शन सही है कि सिक्स CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 12 अणुओं के साथ हाइड्रोजन प्लस क्लोरोफिल प्लस सूर्य की उपस्थिति में जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण उपस्थित बनता है। अब देखो 28 नंबर जो होता है कि उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, मतलब उस घटना का हमें चयन करना है जो हमें प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है क्लोरोफिल जो है
क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होना। उसके बाद अगला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेटों में अपचयन होना, या कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन होना, या जो है अगला ऑप्शन दिया है कि प्रकाश ऊर्जा जो होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होना। तो उस घटना का हमें चयन करना जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं होता। तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन होना, और ये ऑप्शन हमारा गलत है। और बाकी प्रकाश संश्लेषण की घटनाओं में जो है सभी घटनाएं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 29 नंबर, कि पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर करता है, मतलब पौधों का रंध्रों का खुलना या बंद होना निर्भर करता है, ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, या तापमान पर निर्भर करता है, या देखो द्वार कोशिकाओं के अंदर अंदर उपस्थित जल पर निर्भर करता है, या रंध्रों में जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर हमारा जो है द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर जो है निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 30 नंबर, कि अधिकांश पौधे को नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, मतलब अधिकांश पौधे जो होते हैं पौधे को किस रूप में अवशोषित करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया प्रोटीन के रूप में करते हैं, या नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं, या यूरिया के रूप में अवशोषित करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि पौधे जो है नाइट्रोजन को अधिकांश रूप में जो है नाइट्रेट एवं नाइट्राइट और यूरिया के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही है। तीसरा मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। अब हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है, मतलब भोजन का पाचन करने में सबसे पहला कौन सा एंजाइम मिलता है। इसमें दिया गया है कि पेप्सिन मिलता है, कि सेलुलोज मिलता है, कि एमाइलेज एंजाइम मिलता है, कि ट्रिप्सिन एंजाइम मिलता है। तो हम जानते हैं कि पाचन क्षेत्र में भोजन का पाचन होने में पहला एंजाइम जो मिलता है हमारे भोजन के साथ वो एमाइलेज एंजाइम होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें दिया गया है कि पायरुवेट को जो ईस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, ये क्वेश्चन भी हम आगे पढ़े हैं। उसके बाद दिया गया है कि वायवीय जीवाणुओं में किण्वन का होना। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन का होना, या अगला अगला दिया गया है कि किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है। तो इसमें दिया कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा कथन जो है पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। ये सब क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की देखो ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों में जो खिलाड़ियों की पेशियों में पराया खिंचाव उत्पन्न हो जाता, मतलब वो आ जाता है, ऐसा इस कारण होता है। तो इसमें दिया कि पायरुवेट के एथेनॉल में बदलने के कारण होता है, या पायरुवेट में ग्लूकोज में बदलने के कारण होता है, या देखो ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलने के कारण होता है, या पायरुवेट जो होता है पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। देखो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्रिकेट खिलाड़ियों की पेशियों में पराया खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, ये पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनना है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, तो देखो वृक्क मूत्र नली जो है मूत्र नली मूत्र मार्ग मूत्राशय दिया गया। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया कि वृक्क के बाद मूत्राशय होता है, मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग या मूत्र नली में होता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, वृक्क के बाद मूत्र नली में होता है, मूत्र नली के बाद मूत्राशय या मूत्र मार्ग में होता है। उसके बाद लेज लिखिए बंद कर दिए होगा, लेज बंद करिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसमें दिया गया मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अब पहला ऑप्शन क्या दिया है कि देखो कोशिका द्रव्य में दिया होता है, कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या गाल्गी कायमा में होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है कि मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो है पायरुवेट अम्ल जो होता है ये कोशिका द्रव्य में बदल जाता है। तो आज हम जो है कक्षा 10 के बायोलॉजी का जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी का पहला चैप्टर का हम जो है आज सोल्यूशन किए हैं। इसी प्रकार जो है हम अगले दिन जो है बायोलॉजी के जो दूसरे चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है जो हमारा एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए बेहतर साबित होगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।